पिछले 3 दशक का जो तजुर्बा है वो आप आज शेयर करते हुए दिखेंगे। बिकवाली का दौर या मुनाफा वसूली जो आप कहें वो फिलहाल स्क्रीन में है और कई दर्शक और कई निवेशक जो हमारे साथ जुड़े हैं पिछले 18 महीनों में, उनके दिल में दुगदुगी होती हुई। बताइए किस हिसाब से आप बाजार को देख रहे हैं आजकल। नमस्कार और सभी दर्शकों को मेरी दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और ये बहुत अच्छा समय है जब हम बात कर रहे हैं। थोड़ा सा बाजार ओवर एक्सटेंडेड था, करेक्शन हो रहा है, तो बाजार तो एक लाइन में आगे नहीं बढ़ने वाला है, कभी भी नहीं बढ़ने वाला। वो बहुत अनहेल्दी हो जाता है। 8-10 दिन 15 दिन हो जाने के बाद बाजार करेक्शन होना ही चाहिए। सो करेक्शन जिंदगी का एक हिस्सा है और वो चल रहा है अभी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा तजुर्बा है, कि ये हम लोग अभी क्लासिक बुल मार्केट्स में हैं, मतलब एकदम टेक्स्ट बुक बुल मार्केट में है। और करेक्शंस होंगे, थोड़ा क्रैशेस भी होंगे, थोड़ा डराएंगे लोगों को, और जो डर के बाहर निकल जाएंगे वो रह जाएंगे। लेकिन ये जर्नी जो अभी चालू हुई है, अभी कितनी लंबी चलेगी, कहाँ तक चलेगी, वो समय बताएगा। कोई मेरे ख्याल से चार्टिस्ट होगा, शायद थोड़ा वो बता सकते हैं कभी। बट मेरे को नहीं लगता है कि, क्योंकि वो एक से दूसरा जुड़ा हुआ है। अभी पहले लगता है कि इकोनॉमी इज ड्राइविंग द मार्केट, नाउ मार्केट कुड बी ड्राइविंग द इकोनॉमी। तो वो आगे पीछे चलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगला 12 महीना, ये इस दिवाली से अगली दिवाली तक, ये बाजार जो है करीब, आप समझिए लास्ट दिवाली से चालू हुआ है, उस समय मालूम नहीं पड़ रहा था कि इतना बड़ा तेजी होगा अगली दिवाली तक। और अब ये दिवाली से अगली दिवाली तक ऐसा लगता है कि बहुत हरियाली रहेगी। मुझे लगता है कि परसेंटेज गया, मेरे को ख्याल नहीं कितना लास्ट दिवाली से इस दिवाली तक, लेकिन अगले दिवाली तक परसेंटेज कम रहेगा पीछे कंपेयर टू लास्ट दिवाली टू दिस दिवाली। तो ऐसा मेरे ख्याल से 55-60% लास्ट दिवाली से इस दिवाली तक हुआ है। अगले दिवाली तक 20-25% भी चले तो आई वुड से दैट ये बहुत अच्छा मार्केट रहेगा। बुल मार्केट में है हम। तो मेरी इच्छा है कि मेरी समझ से ऐसा लगता है कि ये चालू रहेगा। जी रामदेव जी, ये बात तो पक्की है ही कि हम लोग एक माइनर करेक्शन को ट्रैक कर रहे हैं बुल मार्केट में। लेकिन पिछले 6 महीने से या अप्रैल से अब तक देखें, हमारे विदेशी मित्र नाराज हैं। आप एक बहुत ही जानी मानी, बहुत ही बड़ी ब्रोकरेज चलाते हैं और सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूशनल रीच आपकी है। बताइए किस तरीके से हमारे विदेशी मित्र इस बाजार को देख रहे हैं और क्या उन्हें चिंता लगती है कि अप्रैल से अब तक 60,000 करोड़ रुपए का वो भारतीय इक्विटी बेच के निकल चुके हैं। देखिए, जो आपके एफआईज हैं, उनके पास पूरी दुनिया है इन्वेस्ट करने के लिए। वो अमेरिका में भी कर सकते हैं, वो चाइना में भी कर सकते हैं, इंडोनेशिया में कर सकते हैं। सो उनके लिए इमर्जिंग मार्केट एक बास्केट है। इंडिया उसमें एक हम शेयर लेके आता है। सो उनके लिए एक अलग ढंग की सोच है कि भाई कहाँ पर रिलेटिव वे में मैं यदि यही पैसा अमेरिका लेके जाऊँ, यही पैसा मैं इंडोनेशिया लेके जाऊँ, थाईलैंड लेके जाऊँ, तो वहां पर मुझे ज्यादा वैल्यू मिल रहा है फॉर द सेम प्राइस। तो वो हिसाब से वो अपना ग्लोबल एलोकेशन करते हैं। अच्छा, एट अ बेसिक लेवल डेट एंड इक्विटी में सोचते हैं कि भाई वेदर दे शुड मूव टू द डेट और वेदर टू इक्विटी, एंड विद इन इक्विटी डेवलप मार्केट, इमर्जिंग मार्केट। विद इन इमर्जिंग मार्केट यू हैव अगेन चॉइस बिटवीन से अदर देन इंडिया एंड इंडिया। तो उनके दिमाग में बहुत कुछ घूमते रहता है। और ये तो बात तो माननी पड़ेगी आपको कि भाई जो लास्ट 1-1.5 साल में जो बाजार में यहाँ हुआ है, जो ओवर एक्सटेंडेड रैली हुई है, वो इन रिलेशन इसकी इतना बड़ा रैली दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स में नहीं हुआ है। सो क्लियरली ये मार्केट रिलेटिव टर्म्स में थोड़ा महंगा दिखता है बाकी लोगों से। लेकिन ये मार्केट भी अलग है, ये कंट्री के साइज अलग है, इसकी जर्नी अलग है, इसके पॉसिबिलिटीज अलग हैं। तो अब उनकी समझ है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं रिलेटिव में। अब वो कब पलट जाएंगे वो भी आपको नहीं मालूम। सो मेरे को आई मतलब ये आप एग्रीमेंट पैसा चाहे उनका हो, चाहे हमारा हो, चाहे रिटेल का हो, कुछ अंतर नहीं पड़ता है, सो लॉन्ग एज देयर इज इनफ बायर्स फॉर द ऑल द सेलर्स। अब आते हैं सेक्टर्स पे। जैसे कि आपने कहा कि आपको बाजार में काफी विश्वास है, बाजार लोअर लेवल्स पे आएगा तो आपका कन्विक्शन और बढ़ेगा इस बाजार पे। अब सेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। सर, आपकी राय इस बार के इस जिस रिकवरी पाथ पे हैं हम, पोस्ट कोविड 1 कोविड 2, बैंकों के इस बार जिस प्रकार के नतीजे रहे बड़े बैंकों के, आपका कन्विक्शन बैंकों पे कितना है सर इस वक्त? और अधिकतर प्राइवेट बैंक्स ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहे हैं, अभी भी आपका कन्विक्शन बैंकों पे कितना है इस वक्त? देखिए, बैंक जो है वो कोई भी इकोनॉमी की हार्ट होती है, एकदम सेंटर ऑफ
एक्शन होता है, वहीं से सब कुछ क्रेडिट और डिपॉजिट की सप्लाई और विड्रॉल होता है। तो वो सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो जैसे जैसे इकोनॉमी का जो स्ट्रेस जो है, कोविड का स्ट्रेस जो खत्म होगा, उनके प्रोविजंस खत्म होंगे, प्रोविजनिंग एक्चुअल में राइट बैक चालू होंगे, रिकवरी चालू होगा, तो क्रेडिट कॉस्ट जो है, से आपका जो बैंकिंग इज अबाउट रेवेन्यू, इंटरेस्ट एंड कॉस्ट। सो जो क्रेडिट कॉस्ट है, वो थर्ड एलिमेंट, वो लिटरली जितनी प्रॉफिट थी उसका 70-80% खाया था अभी तक। अब जो है इस क्वार्टर में हमको पहली बार लग रहा है कि थोड़ा सा उसमें थोड़ा रिलीफ आ रहा है। क्रेडिट कॉस्ट जो है वो पीक आउट हो गया है, इन कुछ केसेस में थोड़ा बहुत राइट बैक भी कर रहा है। ये जो सीक्वेंस है ये बढ़ते चले जाएगा। और अभी जैसे आपके 50% ऑफ प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट आपके प्रोविजनिंग में जाता है, वो गिरते 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 25-30% हो जाएंगे। लेकिन आपका एक तो टॉप लाइन 15-17-20% से बढ़ेगा, प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट 20-25% से बढ़ेगा, लेकिन पोस्ट टैक्स प्रॉफिट बिकॉज प्रोविजनिंग कम होते आएगा, वो 30-40-50% कुछ भी सही हिसाब से बढ़ सकता है। और ये चीज जो है होगा नहीं होगा वो समय बताएगा। लेकिन यदि इकोनॉमिक रिकवरी होनी है, 10% के बाद 9% नेक्स्ट ईयर आनी है, तो ये सब बहुत ज्यादा एक्सेलरेटेड वे में होगा। और एक्चुअली कुछ ऐसा समय आएगा 5-7-8-10 क्वार्टर के बाद, जो मैं पहले देखा हूँ 2007-8 में, कि आपका प्रोविजनिंग जो है 10-15% रह जाएगा ऑफ द हायर प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट। तो ये साइकिल जो है बहुत बड़ी साइकिल है, ये एक क्वार्टर में नहीं होने वाली है। और इसका जो कॉन्फिडेंस है इस साइकिल के ऊपर, वो धीरे धीरे क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर बढ़ेगा। तो आप देखते रहिए, सब रिजल्ट आएगा, सब कौन कॉल होंगे, सब चेयरमैन बताएंगे आपको, और वो क्रेडिट कॉस्ट पर आउटलुक भी देंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा साइकिल है, लंबी साइकिल है, और इसी इसी बदले में मुझे लगता है कि मार्केट करेक्शन तो जरूर होंगे, लेकिन कंसोलिडेट होकर फिर वापस उसमें स्ट्रेंथ आएगा। जी रामदेव जी, आप बहुत ही जाने माने स्टॉक पिकर हैं और पिछले 3 दशक से ना सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स लेकिन इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने भी आपकी राय लेकर बहुत जबरदस्त मुनाफा कमाया है। बताइए, इस वक्त हम लोग कुछ वॉलेटिलिटी के जोर से गुजरते हुए जो दिख रहे हैं, उससे काफी फ्रॉथ बाजार से निकल गया। कहां इस वक्त आप सबसे ज्यादा पैसा लगाना चाहेंगे? कौन सा एक ऐसा सेक्टर जहां पर आपको लगता है अभी डीप वैल्यू है बाजार में, या रिलेटिव वैल्यू? देखिए, सेक्टर्स तो अब सब अपने अपने समझ की बात है। जैसे हमने अभी बैंकिंग की बात की, तो बैंकिंग लगता है बहुत अच्छा है। टेक अभी भी लगता है कि टेक का रैली खत्म नहीं हुआ है। अभी क्या हुआ, देखिए, आपको इकोनॉमिक रिवाइवल आएगा तो कैपेक्स साइकिल चालू होगा, जो अभी तक 10-12 साल से बंद पड़ा है। तो आपके नए स्टील प्लांट लगेंगे, सीमेंट प्लांट लगेंगे, आपके नए सब स्टेशन लगेंगे, रोड्स बनेंगे। तो ये जो पूरा कैपेक्स साइकिल है, जैसे इकोनॉमी में 8-10% का बाउंस आएगा, तो आपका टैक्स कलेक्शन 15 से 20% से बढ़ेगा, 20% से बढ़ेगा। उससे सरकार जो है अपने पॉपुलर प्रोग्राम्स के बाद जो बचेगा सब कैपेक्स में डालेंगे। तो इंफ्रा बिल्डअप बहुत जोर से होगा, तो उसे उसके चलते फिर पूरा का पूरा उसका इफेक्ट इकोनॉमी में आएगा। तो कैपिटल गुड्स कंपनीज जो है, कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज हैं जो कैपिटल गुड्स बनाते हैं, वो हैं, तो उनके भी सिक्लिकली ये सिक्लिकल्स है, लेकिन उसमें भी बहुत बड़ी रिकवरी सामने नजर आती है। तो ऐसे एक्चुअली देखा है तो एट द एंड ऑफ इट एंटायर इकोनॉमी ऑन द बॉय। और मैं बोलूँ, यदि आपको एक जगह करने का, तो इंडेक्स ही सबसे बड़ा जगह है जहां पर, क्योंकि कभी कुछ चलता है कभी कुछ चलता है, लेकिन इंडेक्स में क्या है, सब कुछ होता है। तो ऐसे मतलब सेक्टर को आज ये सेक्टर अच्छा लग रहा है, कल कोई और सेक्टर लगेगा, क्योंकि एक का इफेक्ट दूसरे को आता है। तो ये मतलब पूरा पूरा बाजार ही अपने हिसाब से चलेगा। और कहाँ कहाँ पर एक्शन है, बहुत सारी चीजें हो रही है आपके साइमल्टेनियस, अपार्ट फ्रॉम रिकवरी ऑफ इंडियन इकोनॉमी। दूसरा क्या हो रहा है कि भाई चाइना के बारे में कंटिन्यूस आ रहा है कि वहाँ पावर प्रॉब्लम्स है, वहां पर से जो बायर्स हैं, ग्लोबल बायर्स हैं, वो थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, तो दे आर लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव सप्लाईज। तो जिस एंटरप्रेन्योर के पास अल्टरनेटिव सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, उसके तो मतलब अलग ही ढंग से ये होगा। तीसरा, आपका ग्लोबल लॉजिस्टिक्स ब्रेकडाउन हो गया पूरा, तो इतना एक्सपेंसिव हो गया है कि मतलब 1 का 10, 1 का 7 इस टाइप का मतलब कंटेनर के दाम हो गए। तो क्लियरली ग्लोबलाइजेशन हैज आल्सो टेकन अ हिट। So competition from imported heavy products will also come down, and hence lot of companies which are suffering from import threats or import competition, that will also go down. तो कई कंपनीज को बहुत बड़ा लॉटरी लगने वाला है उसमें, जहां पर इंपोर्ट के कारण से तकलीफ होती है। तो ये क्या है, स्पेसिफिकली आपको कंपनी वाइज जाके देखना पड़ेगा किसकी लॉटरी खुली है, किसका अच्छा चल रहा है। सो इट कैन बी फ्रॉम मेनी सेक्टर्स।
अच्छा, एक बात कही आपने सर, किसकी लॉटरी खुली है किसकी नहीं खुली है। कोविड-1 CY20 में जब ये स्ट्राइक कर रहा था, उसके बाद पूरी की पूरा विश्व जो है वो डिजिटल होने की तैयारी कर रहा था। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट आईटी को मिला सर। 2 साल में आईटी में लोगों ने काफी अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करी। 2 साल के बाद अब थोड़े से अगर आप देखें जो एट्रीशन के साथ ही साथ अगर आप देखें सैलरी के चैलेंजेस हैं, वो आईटी को स्ट्राइक करते हुए। सर, अगर एक अच्छा इन्वेस्टर आईटी में बहुत अच्छा पैसा बना के बैठा है, तो अभी उसको आईटी में कमिटेड रहना चाहिए या फिर सब्सटेंशियल प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए? आप होते तो क्या करते सर? आई वुड रिमेन कमिटेड। मैं, क्योंकि क्या है, बेस्ट ऑफ आईटी, अभी तो ऑर्डर्स आने चालू हुए हैं। हालांकि मार्केट थोड़ा आगे बढ़ गया है, लेकिन मुझे लगता है ये लंबा साइकिल है और एग्जीक्यूशन होते होते टाइम लगेगा। और डिजिटल फिनोमेना कोई नया बात नहीं है, ये परमानेंट है। अब उसमें क्या, यू हैव टू फाइंड द विनर्स भी। क्या उसमें भी कंसंट्रेशन होगा? 50 कंपनियां, उसमें से 10 कंपनी को सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और बाकी 40 जो दे विल बी ऑन द वे साइड। तो उसमें ये देखना है कि इसमें कौन सी वो मिड साइज कंपनी है जो कि बहुत ज्यादा स्केल करके लार्ज कंपनी बनने की इसमें है। सो ये जर्नी तो बहुत लंबी है। देखिए, 2001 में 3-4 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट था इंडिया का, आज करीब 150 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट। लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। अभी यहाँ से 300 से 500 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट अगले 3-4 साल में होने वाला है। तो इस टाइप का जो ग्लोबल ट्रेंड है, उसके अगेंस्ट में बेट करके कोई फायदा नहीं। अब उसमें कितना पैसा बनेगा, बाजार कितना ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है, ये बहुत डिफिकल्ट है प्रिसाइज करने का। लेकिन यदि आपकी कंपनी अच्छी चल रही है, आपने पैसे कमाए हैं, तो 35, टीसीएस वगैरह सब 35-36 का पी है, ट्रेलिंग आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ऐसा बहुत ज्यादा डिमांडिंग वैल्यूएशन भी नहीं। सो आई वुड रिमेन इन्वेस्टेड इन आईटी एट दिस जंक्शन। रामदेव जी, हम लोग पिछली बार आपसे जुड़े और आपने चर्चा करी थी, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया कि जो वैल्यूएशंस हम लोग पुराने जमाने के सीखे हुए हैं, वो नई जो कंपनीज आ रही हैं इंटरनेट स्पेस में लागू नहीं होती। इस हफ्ते आप हमारे साथ जुड़े हैं और इत्तेफाकन 3 आईपीओज आपको या तो चलते हुए दिख रहे हैं या उसमें पैसा आता हुआ दिखेगा। नायका और फिनो पेमेंट बैंक आपको खुलते हुए दिखे हैं और पेटीएम का इंतजार है। किस तरीके से आपसे जो बड़े क्लाइंट्स बात करते हैं, इस सेक्टर को देख रहे हैं, कोई ऐसा कलर दीजिए जो हमारे रिटेल निवेशक समझ पाएं, क्योंकि वैल्यूएशन देखें जहां पर कम से कम मैंने पढ़ाई करी थी और आपसे सीखा था, वो तो यहां पर बिल्कुल आसमान छूते हुए दिख रहे हैं। लेकिन फिर भी बहुत जबरदस्त इंस्टीट्यूशनल डिमांड है और ये आईपीओज बहुत जल्दी जल्दी भरते हुए दिख रहे हैं। कुछ ऐसी सीख जो आप शेयर करना चाहें रिटेल निवेशकों के साथ? देखिए, 2 चीज है। एक तो क्या है, बाजार में कई अपॉर्चुनिटी आएंगी, जो समझ में नहीं आता वो करने का फायदा नहीं। दूसरे को कमाने दीजिए, आप जितना कमाएं दूसरा बात ठीक है, बट मैं ऐसा काम ना करूं जो मेरे को समझ में ना आए। क्योंकि जब गलत होगा, यदि मेरे को समझ नहीं और गलत हो गया मामला, तो फिर मैं भागूं किधर, वो मालूम नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है कि आपको समझ बढ़ानी पड़ेगी जो नई कंपनी है। दूसरा क्या है कि डिजिटल कंपनीज, हर कंपनी अपने आप में अलग है। कोई कंपनी जो है एक तरीके का नहीं है। जैसे पेटीएम अलग है फिनो से, फिनो अलग है कोई और बैंक कंपनी से। सो हर कंपनी अपने आप में अलग है। नायका अलग है, जोमेटो अलग है, सब अपने आप में अलग अलग कंपनीज है, सबके यूनिक बिजनेस मॉडल है। हर जगह बिजनेस मॉडल इनोवेशन है। तो आपको जो इनोवेशन है बिजनेस मॉडल का, वो आपको समझना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात। दूसरा ये है कि कितना बड़ा साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी कितना बड़ा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी और बिजनेस मॉडल इनोवेशन है, उसके हिसाब से आपको वैल्यूएशन करना पड़ेगा। अब क्या है कि बिकॉज डिजिटल कैन बी एक्सपोनेंशियल एंड हेंस ये ऑप्टिमिस्टिक एनवायरनमेंट में लॉट ऑफ एक्सपोनेंशियली का वैल्यूएशन हो रहा है बाजार में, और वो कुछ हद तक गलत भी हो सकता है। कुछ मामले में ये बात पक्का है, यदि 100 डिजिटल कंपनी आएंगी उसमें से 80 गलत होंगी, लेकिन 20 जो है बहुत बड़ी बन जाएगी। जैसे अमेजॉन, गूगल, ये सब उस समय आए थे 2000 में, और उनमें से सिर्फ 5-7 जो है वो बहुत बड़े बने। बहुत बड़े मतलब $2 ट्रिलियन के हो गए अगले 20 साल में, और बाकी सब जो है खत्म हो गए। कितने खत्म हो गए? सैकड़ों खत्म हो गए। तो वही जो 2000 में वहां हुआ Y2 के टाइम में, वो अब यहाँ पर इंडिया में अब होने वाला है या हो रहा है। और ये इंडिया में पॉसिबिलिटी बहुत बड़ी है। बहुत सारी कंपनी आएंगी, सैकड़ों कंपनी आएंगी। आप बहुत मैं क्या बोलूँ कि धैर्य के साथ आप देखें कि किसका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, किसका मैनेजमेंट अच्छा है, किसमें मैनेजमेंट कैपेबिलिटी है। अपॉर्चुनिटी साइज तो 100 बिलियन का होगा,
और आप अभी 100 मिलियन के हैं, लेकिन मैनेजमेंट में काबिलियत है क्या कि वो वहां तक ले जा सके। कई जगह क्या होता है, काबिलियत बहुत होती है लेकिन बिजनेस मॉडल में दम नहीं होता है। तो बिजनेस मॉडल में उतना दम होना चाहिए और मैनेजमेंट में उतना दम होना चाहिए। ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन रहेगा तो जाके आप कोई अच्छी डिजिटल कंपनी खरीद पाएंगे। ये बहुत महंगा समय है, काफी डिमांडिंग वैल्यूएशंस है। सो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल इन टर्म्स ऑफ विच कंपनीज, किस कंपनी में आप अपने पैसे लगा रहे हैं। चलिए, मैं मान के चलता हूं कि जो रिटेल निवेशक इस राय को सुन रहे हैं उनको काफी फायदा होता हुआ दिखेगा कि कहां पर पैसा डाला जाए और कहां पर नहीं। रामदेव जी, पिछली बार जब आप जुड़े तो आपने एक बात कही थी कि ये जो ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्रप्शन हो रहा है और ये जो कंटेनर प्रॉब्लम्स हम लोग आते हुए दिख रहे हैं कि निवेश आपने किया, प्रोडक्ट आपने बनाई, लेकिन उसको हम कस्टमर्स की तरफ शिप नहीं करते हुए दिख रहे और इस वजह से ग्लोबल बुल मार्केट में एक सेंटिमेंटल ठेस लग सकती है या ये डिसलॉज भी हो सकता है। अब यही बातें नतीजों में आपको अमरीकी बाजारों में आती हुई दिख रही हैं। क्या समस्या सुधरी या यहां पर और परेशानी आप ट्रैक कर रहे हैं ग्लोबली? अभी क्या बिजनेस लेवल तो क्लियरली स्ट्रेस है। इसका क्या नाम है, आपके कंटेनर के अवेलेबिलिटी के ऊपर, कंटेनर के प्राइस के ऊपर। तो मार्जिन डेफिनेटली, कई एक्सपोर्टर्स हैं उनके मार्जिन काफी अफेक्टेड हैं, लेकिन सब होप कर रहे हैं कि अगले 4-6 महीने में इसमें काफी इजाफा होगा और कंटेनर के प्राइसेस ठीक हो जाएंगे और सप्लाई चेन सुधरेगा। ये होप में पूरी दुनिया चल रही है। लेकिन यदि मान लो कोई बोलता है कि 2 साल 3 साल लग जाएगा ये सब ठीक होने में, तो बहुत कुछ बदलेगा इसमें। क्योंकि ये कुछ लोग मैं बोलते हैं, कोई लॉजिस्टिक एक्सपर्ट्स बोल रहे थे कि ये 2-3 साल लगेगा पूरा नॉर्मलाइज होने में। बट ये 2-3 साल में कई बिजनेस मॉडल ब्रेकडाउन हो जाएंगे और कई लोगों की लॉटरी लग जाएगी। तो आपको ये समझने का है कि किसको लॉटरी लगी है। तो ये बहुत ये सेम दो पहिए हैं, दो ये है चित और पट। सो ग्लोबल लॉजिस्टिक क्राइसिस के बहुत लोगों को अफेक्ट हुआ है नेगेटिवली और कई लोगों को बहुत जोर से फायदा हुआ है। तो वो आपको समझने है किधर आपको मतलब कौन से स्टॉक्स में कैसे कब तक बैठे रहने का है, वो सब देखना पड़ेगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है एंड इट कैन हैव अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन इन्फ्लेशन एंड हेंस द बॉन्ड प्राइसेस एंड हेंस सेंट्रल बैंक के एक्शंस जो हैं वो काफी डेट्रीमेंटल हो सकते हैं बाजार के लिए, ऐसा लगता है मुझे। मैं ये करना चाहूंगा, इस बार अर्निंग सीजन में जहां जहां नतीजे अच्छे थे बाजार काफी मेहरबान था। आई मीन बैंक्स को हाथों हाथ लिया और एक थीम को हाथों हाथ लिया। जिस कंपनी के साथ ईवी जुड़ा था, टाटा मोटर्स रिवियर, सोनाकॉम, साथ ही साथ आप देखिए टीवीएस जो कि अपना ईवी आर्म एक सेटअप करने जा रहा है, उस पर बाजार काफी मेहरबान नजर आया। सर, एज ए इन्वेस्टर अगर आप हैं तो क्या करें, और अगर मेरे को फ्रेश पैसा डालना है, एक फ्रेश नजरिया लेके यहाँ पे थोड़े से स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना है, इस स्पेस में यहाँ से आने वाले 2-3 वर्षों में कितना पैसा बनेगा ईवी? ये बहुत डिफिकल्ट है बोलने का, मतलब यानी ये सबसे बड़ा गेम है अभी ग्लोबल। इसमें आप देखिए टेस्ला का मोर देन $1 ट्रिलियन का वैल्यूएशन हो गया है। बाकी सब ऑटोमोटिव एक तरफ और टेस्ला एक तरफ, बट वो इनोवेटर्स हैं, उनको देख के सब लोग, बाकी लोग एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मॉडल कॉपी कर रहे हैं। रेगुलेटर्स भी उनको मतलब उनको देखते हुए क्लीन एनवायरनमेंट के लिए काफी यूज कर रहे हैं वो मॉडल। तो जो अब लेकिन एक ही कंपनी है जो कि इतना बड़ा इनोवेशन लेके आई है, वो है टेस्ला। तो यहाँ पर ये देखना है कि कौन सी कंपनी 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर में एक्चुअली इनोवेशन लेके आती है। ये बोलने का बहुत इजी है कि हम ईवी में लेके, तो सबको करने का ईवी, क्यों कोई जो पुराने जो हमारे 2 व्हीलर कंपनीज हैं या 4 व्हीलर कंपनी, सबको ईवी लेके आने का, वो तो मतलब वो आना ही है, 4-6 महीने आगे पीछे कुछ अंतर नहीं पड़ता। लेकिन सवाल है किसके पास इनोवेशन है, किसके पास मार्केट और प्रोडक्ट फिट है। मतलब जो मार्केट को चाहिए, आज $5,000 में हमको ईवी चाहिए, तो वो कौन सी कंपनी जो दे सकती है। क्योंकि आप यदि मान लो $25,000 के यदि आपको ईवी में इनोवेशन कर भी लिए और इंडिया में डिमांड नहीं है तो करोगे क्या उसका। तो ये जरूरी है कि कौन सी कंपनी। मुझे लगता है कि सब कंपनी को शुरू में बीच में ट्रांजिशन में तकलीफ होगी। ये जो IC टू ईवी जो है, और देखिए मतलब एज वी गो अलोंग आपको दिखेगा कौन सी कंपनी सक्सेसफुल है। पर्टिकुलरली 1-2 नई कंपनी जरूर आएंगी, कंप्लीटली न्यू कंपनी जो ईवी के ऊपर इजाद करेंगी और उसके नए बिजनेस मॉडल बनाएंगी, और वही कंपनी जो है बहुत जोर से चलेगी। जैसे टेस्ला है, उनके पास कोई IC का
कोई पुराना लेगेसी नहीं है, वो प्योर है, प्योर ईवी है। सो प्योर ईवी कंपनी अपने पास है नहीं है, पर अभी आज के दिन तो कोई भी नहीं लिस्टेड में। सो लेट्स वेट फॉर सम ईवी कंपनीज टू एमर्ज। चलिए रामदेव जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने इतना कीमती समय निकाला हमारे साथ और जुड़े और इतनी ज़बरदस्त राय शेयर करी बाजार पर। आवाज़ की तरफ से आपको, परिवार को, मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज़ के सारे कर्मचारियों को और आपके कस्टमर्स को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं जितना ज़बरदस्त रिटर्न और इतनी एक्सीलेंट एडवाइस जो मोतीलाल सिक्योरिटीज़ से मिलती है वो आप आगे भी देते हुए दिखेंगे बाजार को, हमको और अपने कस्टमर्स को। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हैप्पी दिवाली।